नमस्ते। मेरे साथ आज दिनेश वोरा साहब, बहुत दिनों बाद मैं इनको पकड़ पाया। मैं लगातार इनके नाम से वारंट किए रहता हूँ। गिरफ्तारी आज हो पाई क्योंकि आज बजट का दिन था, तो इसलिए ये मैंने इनको कहीं ना कहीं से गिरफ्तार कर दिया। दिनेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। ये जो बजट आया, ये तो हमारे एक दो दोस्त कह रहे हैं ये कोई बजट तो था नहीं, ये तो एक स्पीच थी। और जो बजट के, क्योंकि आप उसमें उसको विशेषज्ञ हैं, आप उसको ठीक से देख लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हाइलाइट्स आई हैं इसमें तो बहुत कटौती हुई है जो उन्होंने बोला नहीं। अब कितने लोगों तक ये पहुंचा है, हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये सारी चीजों में कटौती की है सरकार ने। और रिवाइज रेवेन्यू रिसीट्स लोअर हो रही हैं, रिवाइज नेट टैक्स, मतलब सारी चीज में कम 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 हो रहा है। तो पहली चीज तो ये कि आप जरा हम लोग को ये बजट हमारी भाषा में जिससे हमें समझ में आ जाए उसमें थोड़ा समझा दीजिए। फिर मेरे एक दो प्रश्न है वो मैं आपसे जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और धन्यवाद। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो अच्छा लग रहा है। अदरवाइज बजट में तो मुस्कुराने की कोई चीज है नहीं, देखा जाए तो। पूछूं। दरअसल बजट घर का हो या देश का हो, बजट की प्रक्रिया में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि पैसे कितने हैं। वो मेन मुद्दा है कि मेरे जेब में, वॉलेट में पैसे कितने हैं भाई। अगर पैसे ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? उसके बाद आप कटौतियां करोगे। दूसरी बात, जब हम उस टेबल पे बैठते हैं जहां पर बजट बनता है या जहां पर सारी चीजें होती हैं, तो पहला मुद्दा तो जो मैंने अभी आपको बताया कि पैसा कितना है आपके पास, जो उसी के आसपास घूमोगे ना। जी। दूसरा मुद्दा आता है कि देनदारी कितनी है। कि सपोज 100 पैसे आ गए मेरे पास, कि इतने पैसे आएंगे, तो मेरी देनदारी कितनी है पहले वो बताओ यार, ब्याज कितना चुकताई करना है। तो पता लग रहा है कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसका 42% तो ब्याज में जा रहा है। मैंने अपने प्रोग्राम्स में लगातार 2 महीने से कह रहा था कि ये पहला ऐसा बजट होगा हिंदुस्तान का इतिहास में जिसमें हमारी जो रीपेमेंट होगी वो 14 से 15 लाख करोड़ की होगी। मेरी बात बिल्कुल सच साबित हुई वो। और वो जो हमारी ब्याज की रीपेमेंट है वो 14 और 15 लाख करोड़ के बीच में ही एक्चुअली देखा जाए तो। अब जो देश सब 14 और 14.5 लाख करोड़ के बीच में रीपेमेंट करेगा, तो साहब जो पैसा उसके पास एक तो वैसे ही कम आ रहा है, उसमें से ये चला जाएगा तो आपके पास बचता क्या है? तो हमारा हाल वही है जो 85% भारतीयों का जो लोन लेते हैं और उनका 40% इनकम जो है वो ईएमआई में चला जाता है, तो बाकी 60% बचता है। अब इसके बाद जो हम भारतीय करते हैं कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं। तो मोदी जी ने वादा किया था कि 2020-21 से हम अपनी जो लोन ले रहे हैं ना, बोरोइंग्स, उसे कम करेंगे। जो 19 लाख था, 18 लाख, 17 लाख करोड़ आया, इस साल 15.5 लाख करोड़ आया। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद 15 लाख करोड़ पे इस बार ले लेंगे, लेकिन वो तो कर्जे के भक्त आदमी हैं, क्या करेंगे। पता लगा अचानक से 17.25 लाख करोड़ का कर्जा आ गया। और ये बात भी मैंने 2 महीने से कहनी शुरू कर दी थी कि इस बार हम वापस 2022 पे चले जाएंगे और हमारा कर्जा अचानक से फिर बढ़ेगा, और हम बढ़ के वहां पे 17.25 लाख करोड़ के बोरिंग पे आ गए। तो सबसे पहले ये मुख्य चीजें निकल के आई बजट में से कि आपकी जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़ गई ड्रास्टिकली। आपका जो कर्जा का जो रीपेमेंट है 14 और 15 लाख करोड़ के बीच में आ गया। उसके बाद आपके कंपल्शन देखिए, 30 साल के इतिहास में जो मैं याद कर सकता हूं अभी तक, या 35 साल समझ लीजिए, मैंने भारत के इतिहास में एक चीज होती है जिसे कहते हैं सॉवरिन टैक्स इंक्रीज, यानी कि एक देश का एक एनुअल इंक्रीज कितना होता है। तो हम हमेशा 10 और 15% के बीच में रहते हैं। अगले साल 100 पैसे का टैक्स आया तो अगले साल 110 पैसे का टैक्स आएगा, ये मानकर चलते हैं। कई बार 12 पैसे आता है, कई बार 13 पैसे, कई बार 14 पैसे आता है। ये पहली बार ऐसा है कि जहां हमारा टैक्स इंक्रीज 7 पैसे से कम है, बल्कि अब तो 5 पैसे से भी कम हो रहा है। जो नए मेरे पास पूरे के पूरी जो चीजें आके रखी हुई है, तो मैं देखकर भी हैरान हो गया उसको। मैंने कहा आपके पास तो पैसा ही नहीं भाई। और अगले साल के जो आंकड़े आते हैं कि टैक्स कलेक्शन कितना होगा, तो पता लगा कि सरकार का टोटल टैक्स कलेक्शन लेस देन 2 लाख करोड़ का इंक्रीज है। मैंने कहा यार 53 लाख करोड़ के बजट में सिर्फ 2 लाख करोड़ का इंक्रीज हो रहा है, 2.25 लाख करोड़ का इंक्रीज है, और 1.5 लाख करोड़ का आपका इंक्रीज तो सिर्फ ब्याज की चुकताई में चला गया, तो आपके पास पैसे कहां हैं? तो इस नजर में ये बजट को तैयार किया गया।
दूसरा कुछ और भी कंपल्शन थे, मुझे लगता है मुझे वो कंपल्शन बताने जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मंत्री जो कह देंगे, मोदी जी जो कह देंगे, लेकिन सामने जो बाबू बैठा हुआ है ना, सो कॉल्ड आईएएस हो या आईआरएस हो, जो भी हो, वो कहेगा साहब आपको जो करना कर लो, मेरी गुत्थी में इतने पैसे पड़े हैं, ये 50 धेला पड़ा है, 60 धेला है, जो करना है इसी में कर लो, जो पेमेंट करनी है इसी में कर लो, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो जो कंपल्शन थे ना, वो कंपल्शन जो थे इतने भारी हो गए कि जो मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में कभी फेस नहीं किए। ये फर्स्ट टाइम है कि ऑलमोस्ट 5% का इंक्रीज है आपका टोटल रेवेन्यू के अंदर, और इस साल इंक्रीज और कम होने जा रहा है। तो कौन से कंपल्शन थे? सामने एक समस्या थी कि एक तो डोमेस्टिक कंपल्शन थे, एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। टैक्सेस डाउन है सारे, जीएसटी हो, आईटी हो, कॉर्पोरेट हो, एफआईआई बाहर जा रहे थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिसके बारे में अक्सर चर्चा नहीं की जाती, लेकिन हम लोग चर्चा किया करते थे कि अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना कि दुनिया में एक चीज होती है जिसे हम मेजर करना कहते हैं, नापना होता है। हम नापते हैं चीजों को, हम दूरी को नापते हैं किलोमीटर में, हम स्पेस में जाए तो लाइट ईयर्स में नापते हैं, हम कोई छोटा है तो हम सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। हर चीज को नापने का एक पैमाना होता है। आनंद जी, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप तो जानते हैं। जब हम दुनिया में ये कहते हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी है, पांचवी है, पहली है, दूसरी है, तो पैमाना क्या है? पैमाना क्या अल्टीमेटली? वो रूपी पैमाना नहीं हो सकता, चाइना का युआन पैमाना नहीं हो सकता, सिंगापुर का सिंगापुर डॉलर पैमाना नहीं हो सकता, सऊदी का सऊदी रियाल पैमाना नहीं हो सकता। तो एक यूनिफॉर्म पैमाना होना चाहिए जिसके ऊपर आप नाप के देखेंगे, हाँ वो अमेरिकन डॉलर है साहब। तो अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 20 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.5 ट्रिलियन डॉलर, जापान 4.3 ट्रिलियन डॉलर, भारत 3.8 ट्रिलियन डॉलर। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं सर आपको, मैं 4 अभी तक नहीं पहुंचे, हमको पता है, वो तो अंदर की खबर है, लेकिन इनको झूठ बोलने की आदत है, चौथी बोल रहे हैं, अब तीसरी की बात करनी शुरू कर दी है। कोई तो बबल होना चाहिए ना, गुब्बारा होना चाहिए कोई, तो ये गुब्बारा फोड़ते रहते हैं। अब डॉलर टर्म्स में जब आपकी बात होती है, तो जब मैं कल भी एक प्रोग्राम कर रहा था और मैं लास्ट वीक भी किसी और जगह पे था, मैंने बात किया, मैंने अपने बंदे से पूछा, यार तुम्हारे तो फॉरेन इन्वेस्टर इसलिए भाग रहे हैं कि उनका रिटर्न जीरो है। कहता जीरो क्यों है सर? मैंने कहा ये 100 रुपए यहां लेके आए, 10 रुपए का उनका वो हो गया, फायदा हो गया, 110 मिल गए। जब 84 रुपए का रेट था तब डॉलर लगाया था उसने, अब 92 का हो गया, तो 8% डेप्रिसिएशन हो गया। आपने 10 रुपए के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 12.5% काट लिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपने 20% काट लिया। उस बेचारे को 8.8 रुपए बचे, वो 8.8 जो है रूपी के डेप्रिसिएशन में स्वाहा हो गए। तो आपका जो इकोनॉमी है उसका क्या करोगे, उसको आप बताओ। बहुत कम लोगों को पता है इस बात का, कि कहने में कुछ लोग मुझे तो गालियां देंगे शायद आपके प्रोग्राम में जब अंधभक्त आएंगे, कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है 7.2% है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे रुपए के अंदर ग्रोथ नहीं देखी जाती, ग्रोथ देखी जाती है डॉलर में। आपको सुनकर हैरानी होगी आनंद वर्धन जी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ डॉलर टर्म्स में माइनस में है सर, माइनस में है। ये जो 7.5% आपकी ग्रोथ है ना, आप रुपए को 8% का डेप्रिसिएशन साथ में लगाओ, वी आर इन माइनस, 0.5% माइनस में हम सर, हमारी ग्रोथ है ही नहीं है। इसलिए आज से 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले हमारी पर कैपिटा इनकम $2850 थी, आज $2700 है। कैसे कम होगी सर? अब कोई बताता नहीं ना कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नापने का पैमाना होता है, ये नापने का पैमाना है सर। कंपल्शंस ये सारे के सारे हैं, तो इसमें क्या किया जाए? तो लोग बाहर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि रिटर्न जीरो है, निफ्टी का रिटर्न वो जीरो है, रुपया डाउन वो 8% है, गोल्ड सिल्वर टेंशन में ऊपर जा रहे हैं, इंपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट है। $330 बिलियन जब मनमोहन सिंह थे, अब $430 बिलियन है, तो $100 बिलियन। चाइना 2.5 गुना हो गया, वियतनाम 2.5 गुना हो गया, बांग्लादेश 3 गुना हो गया, हम सिर्फ 33%, 30% बढ़ा पाए। बोरोइंग बढ़ गई, इंटरेस्ट पेमेंट हाई हो गई, मनी के लिए स्पेस कहां है सर? 53 लाख करोड़ में से 14 लाख करोड़ तो आपने पेमेंट के कर दिए, बचा क्या आपके पास? आपने कहा कि आज हेडलाइन पढ़ रहा था, डिफेंस के अंदर हमने 1 लाख करोड़ दिया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 39,000 करोड़ है।
यानी कि आपको उसमें सबमरीन भी खरीदनी है, हवाई जहाज भी खरीदने हैं, राफेल भी खरीदने हैं, टैंक भी खरीदने हैं, गोला बारूद खरीदना है। कितना 39,000 करोड़ का एक्स्ट्रा दिया टोटल सर। एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन जो पिछले साल 5 पैसे था, अचानक से 6 पैसे कैसे हो गया। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि 3.25 लाख करोड़ का कलेक्शन 3,90,000 करोड़ अगले बजट में कैसे है। और मैं कहता आ रहा हूं कि 4 से 6 रुपए की वृद्धि होने जा रही है एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल और डीजल के अंदर सरकार के द्वारा। हमारे पंप प्राइस में चेंज नहीं होगा क्योंकि विंडफॉल गेन्स हो रहे हैं, 11 से 12 रुपए का उनके पास है। तो सरकार कहती है कि पैसे ले लो, वो अचानक किसी भी दिन अंदर से एक नोटिफिकेशन आएगा और वो हो जाएगा। ये इसमें कोई नई बात नहीं है। आपका जो कहना था कि एग्रीकल्चर हो, रूरल हो, अर्बन हो, वाटर हो, स्वच्छ भारत हो, सिटीज के लेआउट्स हो, कहीं पे कुछ दिया नहीं गया है। एमएसएमई 60 से 70% एक्सपोर्ट एमएसएमई करता है। एमएसएमई को साहब कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा मिला है? 1,000 करोड़। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या सर? इंडिया के करोड़ों यूनिट्स हैं, छोटे छोटे, कोई 10 लाख का यूनिट, कोई 20 लाख का, कोई 1 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का। आप उसे इनोवेशन के लिए 1,000 करोड़ दे रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। और एक्चुअली इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया जब मेरी बातचीत हुई कुछ अंदर के व्यक्तियों से कि ये जो ईयू की डील हुई ना, एक्चुअली हम उसमें मर गए। एक्चुअली देखा जाए तो हमारी हालत खराब हो गई ईयू की डील में। हम दूसरे को दिखाने के चक्कर में अपनी भैंस मरवा बैठे हैं सर। हमने ये कहा कि हम उनके किसानों को और जो उनकी डेयरी प्रोडक्ट है इंडिया में एंट्री नहीं देंगे सर। सर दोनों को एंट्री मिल गई सर। आपने कब सुना था कि, मैं बजट की बात ही कर रहा हूं, बजट किस प्रभाव में बना सर? आपने कब सुना था कि यूरोप अनाज एक्सपोर्ट करता है, गेहूं एक्सपोर्ट करता है, चावल एक्सपोर्ट करता है, मक्का एक्सपोर्ट करता है, दालें एक्सपोर्ट करता है, तिलहन एक्सपोर्ट करता है, या सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है? कुछ नहीं करता सर। यूरोप की एक बड़ी खूबी है, दुनिया में एक अनोखा कॉन्टिनेंट ऐसा है जो अपने हर फूड स्टफ को प्रोसेस करता है। हमारे यहां तो 10% भी प्रोसेसिंग नहीं होता सर, वो प्रोसेस करता है सर। और उसका हर प्रोडक्ट जो है डिब्बा बंद हो जाता है। आपने भी यूरोप देखा हुआ है, आपको पता है सर, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो वहां पे कोई आटा चावल थोड़ी बिक रहा है, वो पैकेट होके प्रोसेसिंग होके हर चीज बिक रही है वहां पे। वो उनका स्ट्रेंथ है सर। वहां पर किसान का सारा सारा प्रोड्यूस जो है, उसका सारी जो पैदाइश है, वो प्रोसेस होकर डब्बों में बंद हो जाता है। उन डब्बों के ऊपर 55% ड्यूटी थी, 50% ड्यूटी थी, वो सारे डब्बे फ्री हो गए सर, 0% पे आएंगे। और 1 साल के बाद आपको पूरी हिंदुस्तान की मार्केट में सिर्फ यूरोपियन माल मिलेगा, टॉप क्वालिटी का, बिना पेस्टिसाइड का। मजे कीजिएगा सर, हिंदुस्तानियों को मुबारक हो। लेकिन हमारे किसान क्या करेंगे सर? मर गए, हमारा प्रोसेसिंग खत्म हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये भी एक प्रेशर था बहुत बड़ा, क्या किया जाए? हम खुश हो गए कि साहब हमारा टेक्सटाइल बिकेगा। ये बेवकूफ है। 500 रुपए की शर्ट वहां पहुंच जाएगी, फ्री में जाएगी। भाई साहब उनकी 5,000 की शर्ट इंडिया आएगी फ्री में, जीरो में आएगी। आप क्या बात कर रहे हो? हमारा 500 रुपए की बेल्ट जाएगी लेदर की, उनका 5 लाख रुपए का बैग जो आएगा लेदर का, वो फ्री आएगा सर। हाई क्वालिटी प्रेसिशन इक्विपमेंट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स, सब कुछ तो फ्री आ रहा है उनका। उनको तो बोनस मिल गया साहब बैठे बैठे। हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब इस नजर में बजट बना तो बजट में पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं तो बांटोगे कहां से? ऊपर से कंपल्शन, आपका लोन इतना ज्यादा है, रीपेमेंट है, बोरविंग्स है। अब आप क्या करोगे? तो जैसे आपने पहले कहा, सारे के सारे पैसे काट दिए। ये चूचू का मुरब्बा बजट हो गया सर। मुझे ये नहीं समझ आया कि बजट बनाया क्यों उन्होंने यार। इन्हें बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा होता ना बनाते ये बजट। ये एक वोटर अकाउंट होता है ना, वो कर देते, चुनाव के टाइम में होता है, जो पिछले साल था उसी को दोहरा देते, बात खत्म हो जाती थी सब। मैं अगर आप दिनेश रिसीट भाई को देखो। जी दिनेश भाई, जी मेरा बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न और है, उसको भी ले लीजिएगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सर्विस सेक्टर का कोर ड्राइवर ऑफ आवर कंट्री एंड इकोनॉमी होगा और हम ग्लोबल लीडर होंगे 2031 तक, और टारगेट हम 10% ऑफ वर्ल्ड सर्विस सेक्टर का जो ट्रेड है उसको टारगेट कर रहे हैं। मैं ये बात दो चीजें आपसे इसमें समझना चाहूंगा। एक, क्या हमने गिव अप कर दिया कि अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग तो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं? और अगर मैन्युफैक्चरिंग गया तो फिर एम्प्लॉयमेंट हम नहीं दे पाएंगे, हमारे बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा, ये जो 10% ऑफ वर्ल्ड सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप ये स्वप्न देख रहे हैं? ये आप कहां से, आपको लगता है कि आप 10% ऑफ
सर्विस सेक्टर आपके हाथ में आ जाएगा। मैं दोनों चीजों के इस पे भी जरा आप एक टिप्पणी कर दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग में तो वी आर ए गॉन केस, भूल जाइए आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन नहीं है तो आप एक महान देश नहीं बन सकते, आप लिखवा के रख लीजिए। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग के आसपास गए हैं। पहले अमेरिका से स्टार्ट होता है, फिर यूरोप में आता है, उसके बाद थर्ड रेवोल्यूशन के अंदर जो पायनियर आता है वो जापान निकल के आता है। अपनी जापान का जो पूरा प्रोडक्शन आता है, जापान के साथ कोरिया की भी नींद खुलती है, वो उठ जाता है। फिर 1990 के दशक में चाइना भी कहता है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग से ही आप बेसिकली एक महान देश बन सकते हैं। दो चीजें पैदा होती हैं यहां पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसर्च चाहिए, इनोवेशन चाहिए। अगर ये चीजें मिसिंग हैं, इसका मैं आपको एक लिंक देता हूं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि कल मैंने 4-5 फीचर जो परसों चौथ चाइना का बजट आया उसके रखे सर, आपको क्लू मिलेगा उससे सर। मैं सर्विस सेक्टर पे भी आता हूं जो आपका मेन प्रश्न भी है। चाइना का बजट $4200 बिलियन का सर, $4200 बिलियन का। इंडिया का बजट ये जो अभी आया है $600 बिलियन का है, 7 गुना बजट है सर उसका हमारे से। अब साहब हमारा एजुकेशन पे कुल मिला के सर $15 बिलियन का खर्चा है, $5 बिलियन का खर्चा रिसर्च पे है, और करीब $11 बिलियन का खर्चा हमारा हेल्थ पे है। ये 3 मेजर सेक्टर हैं सर। मैं आपको चाइना के 3 एलोकेशंस बता देता हूं सर कि महान कैसे बना जाता है। एजुकेशन पे उसका जो एक्सपेंडिचर है, इंडिया का 15 बिलियन है, उनका 800 बिलियन है सर। 800 बिलियन, 800 बिलियन भारत के बजट से ज्यादा। और उसमें से 400 बिलियन का जो खर्चा, 390 एग्जैक्टली बिलियन, वो पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास के लिए सर। पहली क्लास से यानी कि नर्सरी से गिन लो, नर्सरी से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक 390 बिलियन, और 400 बिलियन का खर्चा है सर जो उनका 9वीं क्लास से ऊपर वाले हैं। 800 बिलियन सर। अब दूसरा देश महान कैसे बनता है? रिसर्च से। रिसर्च से टेक्नोलॉजी पैदा होती है। हमारा रिसर्च का खर्चा $5 बिलियन, चाइना फिर से $780 बिलियन, अमेरिका $900 बिलियन सर, 780, और $700 बिलियन हेल्थ का खर्चा हमारा $11 बिलियन। कौन महान बनेगा सर? अब आप कहते हो सर्विसेज का, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग से पैदा होती है सर। सर्विस इज ए ऑफ शूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर। आपकी कार बनेगी तो उसको सर्विस चाहिए सर। आपका माइक्रोवेव खराब हुआ तो उसको सर्विस चाहिए। आपका मोबाइल खराब हुआ तो उसको सर्विस चाहिए। कोई भी चीज आप जो निर्मित करते हैं सर, वहां से सर्विस निकलती है। आज आपके पास कोई जोमेटो वाला, स्विगी वाला कोई खाने का पैकेट लाता है, या अमेजोन का कोई पैकेट लाता है, वो कहीं निर्मित हुआ है सर, वो निर्माण हुआ उसका, चाहे वो खेती का निर्माण है या फैक्ट्री का निर्माण है, वहां से निकल कर आया सर वो। तो बिना निर्माण के सर्विस नहीं पैदा होती सर। तो एक नॉर्मली माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग का एक जॉब जो होता है वो दुनिया में 4 से 6 जॉब सर्विस में पैदा करता है सर, 4 से 6 जॉब। अब सर्विस सेक्टर के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ड्रास्टिक हैं। भारत सर्विस सेक्टर में कुछ नहीं था। इंडिया की जो शुरुआत होती है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर से होती है, और बाकी ठीक है, प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह तो काम पहले भी करते रहते थे, अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारत का जो शेयर है पूरा का पूरा, मैं अगर आपको दुनिया के डेटा बताऊंगा तो दुनिया में करीब करीब $25 ट्रिलियन का सर्विसेज है सर, टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली $25 ट्रिलियन के आसपास। हमारा जो शेयर है करीब करीब 4.5% के आसपास है उसमें सर, दुनिया में, इससे ज्यादा नहीं है। ये जो एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं उसकी, और मैन्युफैक्चरिंग उससे ज्यादा है थोड़ा। तो उसमें तो हमारा 1.5% का शेयर है जो पिछले 11 साल से स्टैग्नेंट है। अब आप सर्विसेज के अंदर हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके पीछे दुनिया दीवानी हो, पागल हो, जिसके लिए आप दुनिया के कान मरोड़ सकते हो आप। क्या हमारे पास सर्विसेज में कोई ऐसी सर्विस है जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता? एक भी नहीं है सर। हम
आईटी की फौज तो तैयार किया, लेकिन हमने आईटी के प्लम्बर और कारपेंटर पैदा किए। हमने आईटी के अंदर कोई व्हाट्सएप नहीं पैदा किया, मेटा नहीं पैदा किया, हमने कोई बिल गेट्स नहीं पैदा किया, हमने एप्पल नहीं पैदा किया, हमने टेस्ला नहीं पैदा किया, हमने स्पेसएक्स नहीं पैदा किया, हमने कुछ नहीं किया सर। हमने एआई भी नहीं पैदा किया सर, वो भी ओपन एआई दूसरे बंदे का है, सैम ऑल्टमैन का सर, वो भी, और साथ में मस्क भी था उस टाइम। तो आपके पास प्रोडक्ट है क्या? नहीं है ना। जब तक आपके पास सर्विस में प्रोडक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब जो काम अब आप कर रहे हो ना सर्विसेज के अंदर, जो मेन सॉफ्टवेयर का काम है, वो एआई खा गया सारा का सारा। कोडिंग का काम तो खत्म कर दिया उसने। अब ये कहना किसी के द्वारा कि हम सर्विसेज के द्वारा दुनिया के मुखिया बन जाएंगे, मुझे लगता है हम शायद एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी सर्विसेज भी लो क्वालिटी की है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी लो क्वालिटी का है, हमारा सर्विसेज भी लो क्वालिटी का है। सर्विसेज में जब आप टॉप लेवल की चीजें बनाओगे ना, तभी आप कामयाब होगे। अब जैसे कि मैं आपको, ये मोबाइल है आपके सामने, आनंद जी आप भी रोज यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूं। इस मोबाइल के अंदर एक सिस्टम आता है जो ओएस जिसको कहते हैं, वो आपका एंड्रॉयड भी आता है सर इसके अंदर, और चाइनीज फोन के अंदर उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। वो क्या है? वो सर्विसेज है सर, सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास कोई मास्टर सॉफ्टवेयर है क्या? मास्टर सर्विसेज है क्या? नहीं सर। हम सिर्फ एक असेंबलिंग पॉइंट बन के रह गए, ना हम मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कर पाए, ना किसी और में कुछ कर पाए। जब तक हम शॉप फ्लोर पे जाके अपने हाथ काले नहीं करेंगे, तब तक हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। और हम क्या पैदा करेंगे? गिग वर्कर्स पैदा करेंगे, और अल्टीमेटली हम सर्विसेज में भी गिग वर्कर ही पैदा कर रहे हैं। उसके बाद हम जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके अंदर भी गिग वर्कर पैदा करेंगे। हम एक गिग वर्कर की इकोनॉमी और गिग वर्कर वाला देश बन के रह जाएंगे सर। अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, हम रिसर्च पे पैसे ही नहीं डालेंगे, तो रिसर्चर निकलेंगे कहां से? रिसर्चर नहीं निकलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? हमारे पास लाखों इस टाइम क्या कहते हैं ना, रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, रजिस्टर कर लिए जाते हैं, 1 लाख से ऊपर आए पिछले साल भी, अच्छा रिकॉर्ड है। उसे डीप टेक कहा जाता है। लेकिन मुसीबत यह है कि आपकी डीप टेक मार्केट से रिलेटेड तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और जो मार्केट से रिलेटेड है इनोवेशन, उसको पेटेंट को करवाने में 4 से 5 साल लग जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। तब तक तो प्रोडक्ट ही पुराना हो जाता है साहब, कौन खरीदेगा आपको? तो बजट इस लाइट में बना है सर। इसलिए मैंने कहा ना कि इस बजट में कुछ नहीं है। आपके पास कोई रास्ता नहीं था कि आप सब जगह कटौती करो। आप अपने डिफेंस को कुछ नहीं दे पाए, आप एग्रीकल्चर को कुछ नहीं दे पाए, आप जल जीवन मिशन को कुछ नहीं दे पाए, आप फर्टिलाइजर को कुछ नहीं दे पाए। आप कर क्या पाए अल्टीमेटली? हम ले दे के एक कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी बनकर रह गए। कमोडिटी मतलब वही आटा तेल चावल की बात है, कपड़ा बना लेंगे, लेदर बना लेंगे, कारपेट कर लेंगे। हम कभी ये सोचते नहीं कि हम टेक्नोलॉजी की चीज भी बना सकते हैं। मैंने 1-2 प्रोग्राम में ये कह दिया कि हम हिंदुस्तानी जो है ना, बेसिकली हमारा डीएनए मैन्युफैक्चरिंग के इनोवेशन के लायक नहीं है। कहता आप तो अपमान कर रहे हो हमारा। मैंने कहा बात अपमान की नहीं है। अगर आप कहते हो आपके पास पोटेंशियल है तो शो तो करो ना। अगर बिजली का बटन लगा तो ऑन तो करना पड़ेगा ना आपको, अगर आप उसको करना ही नहीं चाहते। लेकिन मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है कि उन्होंने हमें जो थोड़ा बहुत भी मैन्युफैक्चरिंग था वो खत्म करके हमें ट्रेडिंग नेशन बना दिया। आज चाइना से जो हमारा आयात है वो हमें इनोवेशन के लिए कहां प्रेरित करेगा सर? आप मुझे बताओ ना। 135 बिलियन डॉलर उसका है, लेकिन चाइना का आयात, चाइना से आयात 135 थोड़ी 155 है। आप हांगकांग क्यों छोड़ देते हैं सर? क्योंकि उसके फिगर अलग आते हैं। आप उसको ऐड करो ना। 155 बिलियन डॉलर आपका आयात है साहब, तो आप सरवाइव कैसे करोगे? आपकी सारी जो रेमिटेंसेज आती हैं 135 बिलियन डॉलर की, वो तो आप चाइना को दे देते हो। हम आत्मनिर्भर भारत थोड़ी बना रहे हैं, हम तो आत्मनिर्भर चीन बना रहे हैं साहब। जब आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन नहीं आएगी तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं तो थोड़ा डीप में चला भी जाता हूं थोड़ा बहुत। हमने बड़ा शोर मचाया, आज भी आया था कि आज कुछ हेडलाइनें आई हैं वेबसाइट की, न्यूज जो हमारी गोदी मीडिया की है, बांग्लादेश की छुट्टी हो गई। मैंने कहा बांग्लादेश की छुट्टी हो गई, मैंने खोलू से पढ़ू क्या लिखा है इसमें। तो मैंने नजर मारी, बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग अब सांस लेने को तरसेगा। मैंने कहा ये कौन सी सांस लेने को तरसेगा यार, क्या हो क्या गया? ईयू के अंदर भारत ने बाजी मार ली भाई साहब। ईयू के अंदर बांग्लादेश का माल 21 बिलियन डॉलर का जाता है, हमारा 4 बिलियन का जाता है कपड़ा। दोनों में फर्क नहीं है क्या? उनकी क्वालिटी हमसे बेहतर नहीं है क्या? एक चीज होती है लीड टाइम। लीड टाइम कहते हैं इंडस्ट्री में, आपके पास ऑर्डर आया,
और आप कितने दिनों में उसके दरवाजे पे बना के पहुंचा दोगे। बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना का लीड टाइम है 30 दिन से 45 दिन, भारत का टाइम है 45 से 60 दिन। बांग्लादेश, चीन और वियतनाम का एक वर्कर 1 घंटे में 12 से 15 टी शर्ट बनाता है ऑन एन एवरेज, हम 8 से 10 टी शर्ट बनाते हैं। हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% है, चाइना और वियतनाम का 8% है, तो 8% का एडवांटेज वहां पे है। और साथ में जो हमारे जो नॉन टैरिफ बैरियर है, जिसपे बिल्कुल समझौता नहीं किया ईयू ने, मार दिया। कार्बन टैक्स है, सीबैम है, और साथ में फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं, डिफॉरेस्टेशन की क्लॉजेस हैं, और बाकी सारे, मैं तो पूरे प्रोग्राम किए उन्हें नॉन टैरिफ बैरियर के ऊपर, बिकॉज आई हैड डेल्ट विद देम, क्योंकि मैं उस फील्ड में था जहां मैंने उनके साथ डील किया एक्चुअली। तो मुझे मालूम है कि ईयू एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल है। इस लाइट में आप क्या बजट बनाओगे साहब? कुछ नहीं बना सकते थे, सिवाय कि कुछ कट आ गए हैं। अब मुसीबत इनकी है कि कट कहां किया जाए। कट करने के लिए सबसे आसान एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, रूरल है, ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, नॉर्थ ईस्ट है। अब देखो सारे कटौती किए हैं, एक एक करके कटौती, मेरे पास पूरी लिस्ट है सब। मैं तो पूरा बजट का पेपर निकाल के काम करता हूं सर, उसके बिना काम नहीं करता मैं। 35-30 पेज का पूरा डिटेल है, मिनिस्ट्री वाइज है, एक एक करके सारा का सारा। मैं गिनना नहीं चाहता, उसको फायदा नहीं है, लेकिन हर जगह इन लोगों ने क्या है कि पूरा का पूरा, जिसे क्या कहते हैं, डाउन ही डाउन है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, अटल मिशन हो, स्वच्छ भारत मिशन, सर आप देखो 5,000 करोड़ था सर, 2,500 करोड़ दिया उसको। और एक जो एपिसोड मैंने पिछले हफ्ते किया था कि द बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस मोदी गवर्नमेंट is how to force the ministry not to spend the money. अनस्पेंट मनी जो वापस जा रहा है, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है, उसको आप क्या करोगे सर? दैट इज हाउ दे सेव द मनी सर। मतलब पैसा एलोकेट कर देंगे, पार्लियामेंट में तालियां बजवा देंगे, मेजे थपथपा लेंगे, लेकिन वो पैसा उनको देते ही नहीं है सर वो। और दे देंगे तो ये कह देंगे उसको खर्च नहीं करना है, ये आपको रिटर्न करना है। कम से कम 1 लाख करोड़ तो वो कैटेगरी का है जिसमें 25% से कम पैसे खर्च किए गए सर। आप सोचिए ना। तो इस लाइट में मैं 2 चीजें प्रोमिनेंट निकलती है। एक तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया आपको, वो तो छोड़ता नहीं आपको। इस साल 14-14.5 लाख करोड़ का है, अगले साल वो 16 लाख करोड़ का होगा। यही एक चीज है जो इंक्रीज हो रही है, जो परेशान कर रही है, और बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस बजट की कोई हाईलाइट नहीं है। देयर इज नथिंग फॉर एनी पर्सन। लोग सोच रहे थे कि इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, कुछ आगे पीछे हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। लोग सोच रहे थे कि स्टॉक मार्केट में शायद एलटीसीजी वापस हो जाएगा, नहीं हुआ, बल्कि एसटीटी और बढ़ा दिया, 150% बढ़ा दिया उसको, 0.02 की जगह 0.05, और मार्केट क्रैश हो गया। आज आपने सुबह देख लिया, रुपया वैसे ही 92 पे है। मैंने एक खास बंदे से जो इकोनॉमिक सर्वे वाले हैं उनसे पूछा, भाई साहब मुझे एक बात का जवाब चाहिए। आपने एक बात कही जो पहले संजय मल्होत्रा ने कही थी कि किसी देश की इकोनॉमी को रुपए की कीमत से मत आंको। तो मैंने किससे आंकू यार, मुझे बताओ यार, मुझे वो पैमाना तो बताओ यार, मैं किससे आंकू यार? क्या मैं एफआईए जा रहे हैं उससे आंकू? आपका टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है उससे आंकू? या फिर उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर का हमारे विश्वास नहीं है उससे आंकू? मैं किससे आंकू? मुझे पैमाना बताओ ना कोई भी आप। और फिर आज सुबह जब ये बजट आने से पहले एक फैक्ट आया जो छुप गया लोगों की नजरों से। जीएसटी के डेटा आए सर, दिसंबर महीने के, सॉरी जनवरी महीने के, वो लोगों की नजरों में नहीं आए सर। नेट जीएसटी कलेक्शन 1,74,000 करोड़ आया सर। अरे, और उसमें से जो एकमात्र चीज जो इन्हें सेव कर रही है, आपको सुनकर हैरानी होगी पिछले 3-4 महीने से, वो है इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी का इंक्रीज होना सर, जिसे आईजीएसटी कहते हैं। आईजीएसटी 2 पे लगता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जाता है तो उस पर आईजीएसटी लगता है सर, वो एक पार्ट है सर। 98,000 करोड़ का आईजीएसटी आया सर 1,75,000 करोड़ में से। उसमें से 58,000 करोड़ का जो आईजीएसटी है वो सर विदेशों से आया सर, इंपोर्ट के ऊपर है। हमारा जो टोटल डोमेस्टिक का जो जीएसटी आया है सर 1,22,000 करोड़ है सर नेट में। पिछले महीने भी 1,22,000 करोड़ था, उससे पिछले महीने 1,23,000 करोड़ था सर। मैं वो सवाल मुझे बताइए आनंद जी, आप इतने बड़े विद्वान हैं, वो कहां गई रोबस्ट सेल सारी की सारी? हिंदुस्तान ने जम के खरीदारी की नवरात्रे में, दिवाली में, दशहरे में, क्रिसमस के अंदर, नए साल में। वेयर आर दो सेल्स सर?
अगर वो जीएसटी में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो चूचू का मुरब्बा बजट है सर, इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। मेरी नजर में तो ये है कि अगर डॉलर टर्म्स में देखूं तो आई एम इन माइनस, टोटली माइनस। मेरा बजट भी माइनस में है, मेरी इकोनॉमी भी माइनस में है, मेरे हर चीज माइनस के अंदर है, मुझे कोई प्लस में नजर आता नहीं इसके अंदर। लोग कहेंगे मैं पैसिमिस्टिक हूं, मैं पैसिमिस्टिक नहीं हूं, मैं रियलिस्टिक हूं सर। थैंक्स सो मच दिनेश भाई, और इस वादे के साथ कि भाई आप थोड़ा समय हम लोगों को, क्योंकि ये देखिए ऐसा ना, ये आप ऐसा काम कर रहे हैं जो जो आम आदमी को एक आम भाषा में समझाने में आसानी हो जाती है। तो शायद यही पर्पस भी है, क्योंकि आप आम जन तक हो, इस उम्मीद के साथ कि हम आपको फिर से पकड़ने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।